हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में मॉडल पेपर को बताने वाला हूं और अच्छा से समझाने वाला हूं। तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो कुछ भी हमारे पास जो कुछ भी अनुभव है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए कोई एजुकेशनल वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए, बिना आप लोग का समय नुकसान करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। जो हाई स्कूल में जो पेपर आता है वो कैसे होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कितने अंक के होते हैं, मतलब ए टू जेड हम आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। सेम इसी तरह से पेपर आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो इसको हम पूरी तरह से एक एक करके समझाया हूँ, बताया हूँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आप लोग के जो दोस्त होंगे, करीबी होंगे, हाई स्कूल में होंगे, वो भी मतलब समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर। आप लोग को यूपी बोर्ड परीक्षा में जब आपके हाथ में पेपर दिए जाएंगे तो सेम आपको इसी मॉडल में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है। 2 मिनट टाइम निकाल कर आप लोग पढ़ लीजिए, या तो हमारा वीडियो पूरा शुरू से अंतिम तक देखिए। आप लोग को मैं एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग के सामने जब पेपर आएगा बहुत ही आराम से मैं बताऊंगा, एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप लोग का मतलब 10वीं की परीक्षा अच्छी तरह से हो जाए, कुछ भूले मत, समझ में आए। यहाँ पे दिया रहेगा अनुक्रमांक, यहाँ पे अपना रोल नंबर भर देना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है, कौन सा मॉडल का पेपर है, इधर मॉडल है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रहता है। उसके बाद से मान लीजिए 2023 का है, सेम इसी तरह 2024 का लिखा हुआ आएगा। हिंदी की पेपर है। उसके बाद से समय 3 घंटे 15 मिनट की दी जाएंगी पूरे पेपर के लिए। ठीक है, पूर्णांक कितने होंगे, पूरे पेपर ये हम लोग हल करेंगे तो 70 अंक हम लोग को, यानी 70 नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या देता है। नोट में आप लोग जान लीजिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आप लोग के लिए 15 मिनट टाइम है कि आप लोग इस पेपर को पढ़ें और समझें कि क्या दिया है। उसके बाद से यहाँ पे निर्देश में क्या क्या बता रहा है आप लोग को। पहला है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि इस पेपर में जितना भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है हमारे लिए। इस प्रश्न के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब है, यानी इस प्रश्न पत्र में 2 भाग इसको बांट दिया गया है, यानी 2 खंड कर दिया गया है। पहला खंड अ है और दूसरा खंड ब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR, ठीक है, OMR उत्तर पत्रक पर देंगे। ठीक, या देने हैं, मतलब जो OMR सीट आएगी उस पे हम लोग को 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे। उसी को हम उसी OMR सीट पे हम लोग को ब्लैक पेन से उसको काला करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग बहुत ही सावधानी से काला करेंगे, क्योंकि बाद में वो हम लोग अस्थाई जब प्रश्न के आंसर जानते हैं तो उस चीज को हम ब्लैक करेंगे, उसको हम मिटाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा। उसको हम इरेजर करेंगे या उसको काट देंगे, फिर दूसरे जगह गोली उसको OMR सीट पर, मतलब कोई भी
गजा हुआ चीज नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा आता है खंड अ। खंड अ के प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर हो उत्तर दें। ठीक है, यानी OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। यानी यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है उसे नहीं काटना है तथा इरेजर अथवा जो व्हाइटनर है उसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है, प्रश्न जो प्रश्न है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी जो प्रश्न हम लोग करेंगे, कौन सा प्रश्न करना है, वो कितना नंबर का है, उसके मतलब सम्मुख उसके साथ अंकित है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, खंड ब में 50 अंक का मतलब वर्णनात्मक प्रश्न है और खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। यानी सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करना है। उसके बाद से प्रथम पत्र से आरंभ कीजिए, यानी हम शुरू से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। यानी शुरू से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा और जितना लाइन बाय लाइन आ रहा है उतना को हल करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिएगा। मतलब अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको दूसरा नहीं मालूम है तो उसके बारे में सोचना नहीं है, दूसरा छोड़ो तीसरा को करो। अगर जो लास्ट में आपको याद आता है तब जाके आप लोग तीसरा कीजिएगा, ये दूसरा कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने पेपर को अच्छी तरह से जान लेते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास आ जाता है खंड अ। अब खंड अ में क्या क्या होता है, बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 20। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब है गवन की विद्या, यानी गवन की विद्या है। अब गवन की विद्या क्या है, गवन प्रेमचंद्र का दूसरा जो है यथावादी उपन्यास है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उपन्यास पे हो जाएगा सही, यानी गवन उपन्यास है। उसके बाद से तीसरा आ जाएगा आपका कंकाल के लेखक कौन है। अब कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इशरावती। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद को हम टिक करेंगे, OMR में ट्रिक करेंगे, इस पेपर पे नहीं ट्रिक करेंगे। हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा भूल आप लोग मत कीजिएगा, इसमें नहीं करना है। जो आप लोग के OMR सीट आएगा उसमें आप लोग को फिलअप करना है, ऐसे नहीं काला करना है। ठीक है, तो उसके बाद से आता है कलम की सिपाही की कृति है। अब कलम का सिपाही का कृति है, तो मान लीजिए कि अब कौन सा कलम का सिपाही कृति है। ठीक है, तो ये क्या है, अमृत राय द्वारा रचित प्रेमचंद्र की जीवनी है। ठीक है, तो अमृत राय जी को हम ट्रिक कर देंगे। उसके बाद से शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि यानी शुक्ल युग की समय क्या है, तो उसको हम जानेंगे। तो मान लीजिए कि यह है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, 1919 ईस्वी से 1938
38 ईस्वी तक। उसके बाद से साकेत की रचना, साकेत की रचना जो मैथिली शरण गुप्त रचित काव्य का नाम, ठीक है, ये काव्य का महाकाव्य का नाम है। तो ये किसने लिखे? साकेत महादेवी वर्मा, ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद से महादेवी वर्मा कवित्री कवित्री हैं। महादेवी जो वर्मा है वो किस युग के कवित्री हैं, यही पूछ रहा है। किस युग मतलब कवित्री हैं तो किस युग के हैं, यहाँ पे युग दिया है। तो प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, उसी प्रकार प्रयोगवाद युग की। तो मान लीजिए इसमें सही हो जाएगा महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री हैं। उसके बाद से 8वां आपका हो जाएगा गिलहरी रचना है। तो गिलहरी किसकी रचना है? पंचाकर की है, ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद से आ जाएगा आप लोग के सामने आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक युग की मतलब जो समय सीमा है 1843 से अब तक है। उसके बाद से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, क्या नहीं है? तो मान लीजिए निर्जा, संज्ञा गति या संध्या गीत, दीपशिखा। तो निहार जो है, निहार नहीं है, ठीक है। उसके बाद से हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हालांकि सबको मालूम होगा, हास्य रस की अस्थाई भाव हास है, ठीक है। उसके बाद से आपके सामने मान लीजिए ये आ गया पीपर पात सरित मंडोला। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो मान लीजिए जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की मतलब दूसरे वस्तु से की जाए, वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो पीपर पात सरित मंडोला यानी उपमा अलंकार हो गया आपका, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद से आ जाएगा आपका 13 नंबर पे सोरठा छंद में चरण होते हैं। माने सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो मान लीजिए कि उसको हम जानेंगे कि सब कोई जानता है कि सोरठा में चार चरण होते हैं। इसको हम लोग जान लिए 13 नंबर को। अब हम लोग जानेंगे 14 पे। 14 पे क्या आ जाता है? उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो क्या है उपसर्ग? जो ये है फर्स्ट पे आता है वो हमारा उपसर्ग होता है। तो यानी उप हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक है। प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के भेद हम आप लोग को उपसर्ग प्रत्यय ये आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं हमारे वीडियो को जाकर। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हिंदी व्याकरण में हम आप लोग को बताए हैं, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा और जान लीजिएगा। तो मान लीजिए कि क्या होता है, विभक्ति प्रत्यय जो होता और बहुपन्न जो प्रत्यय होता है वो कितने होते हैं? तो यहाँ पे प्रत्यय के भेद 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद से 16 नंबर पे हानि लाभ में समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास को हम लोग टिक कर देंगे। उसके बाद से मछली की पर्यायची, तो मछली की पर्यायची मीन है, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद से यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यदि प्लस अपि यानी सही है, यदि प्लस अपि तो यण संधि है, तो हम यण संधि को टिक कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमारा मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। मधु का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या है?
मान लीजिए क्या बोलते हैं, मधु, मधुनी, मधुनी, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा मधुनी। और मान लीजिए इसी प्रकार 20वें नंबर पे आता है, पठताम धातु का एक वचन पुरुष है। तो यानी पठते, पठताम, पठित, पठताम, पठेतुः, यानी प्रथम पुरुष और द्विवचन है, यानी प्रथम पुरुष और द्विवचन है। अब इस प्रकार हम लोग चले आएंगे खंड ब में। खंड ब को हम लोग, मान लीजिए हम ज्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बताने का समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग को बस समझ में आ जाए कि हाँ हमारा पेपर कैसे आएगा। अब हल नहीं कराएंगे, जल्दी जल्दी आप लोग को बताकर समझा दे रहे हैं कि ऐसे कैसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हम समय को नुकसान नहीं करना चाहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ भी जानकारी एजुकेशनल के हिसाब से जो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो खंड ब में निम्नलिखित गद्यांश की आधारित दिए गए प्रश्नों के मतलब उत्तर देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे सीधा सीधा है, ये यहाँ पे किसी किसी मतलब पार्ट से आप लोग के पास ये दिए मतलब पेपर में दिया रहेगा, वो क्या लिखना है, उपयुक्त पदांश की संदर्भ सहित मतलब लिखना है। तो लिखेंगे हम, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना से लिया गया है, इसके लेखक फलाना जी हैं, ठीक है। ऐसे लिख देना है आप लोग को संदर्भ सहित। उसके बाद से मान लीजिए गद्यांश के रेखांकन, उसका मतलब भाव स्पष्ट कर देना है, यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ के उसका भाव जो आता है भाव रेखांकित कर देना है। उसके बाद से लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ये जब आप लोग किताब पढ़ेंगे तो आप लोग को ये आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, ये 3 नंबर का होगा और ये 2 नंबर का होगा। तो अथवा में है, अथवा में चाहे आप लोग को ऊपर वाला नहीं मालूम है तो किसी मतलब एक ही का करना है, या तो ऊपर वाला करना है या तो नीचे वाला करना है। तो आप लोग मान लीजिए इसे वही है, तो यहाँ पे भी दिया है, मान लीजिए यहाँ पे मित्रता है, तो अगर ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके रचयिता इसके लेखक फलाना जी हैं। बस इतना लिखकर उसके बाद से इसका रेखांकित अंश का व्याख्या कर देना है, यानी हिंदी अनुवाद कर देना है। उसके बाद से आप लोग को 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद से मान लीजिए सेम आ जाता है, दूसरे में पदांश आ जाएगा सेम उसी तरह। तो आप लोग को उपर्युक्त यहाँ पे दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसी प्रकार मान लीजिए आप लोग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य से मतलब ये इस पाठ से लिया गया है, इसके कवि फलाना जी हैं। बस आपको लिख के उसका रेखांकित मतलब व्याख्या कर देना है और इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। उसी प्रकार इसमें भी अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको पहला आएगा तो पहला करिएगा, दूसरा आएगा तो दूसरा करिएगा, एक ही करना है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आप लोग को मिलेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो मान लीजिए कि आप लोग पहले लिखिएगा, इसका मतलब इसका भी संदर्भ आप लोग को लिखना है। उसके बाद से इसका हिंदी अनुवाद कर देना है। इसमें भी 2 दिए रहेंगे अथवा करके, तो पहला का कीजिएगा चाहे अथवा वाला कीजिएगा। ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत मतलब इसका हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ सहित, ठीक है। उसके बाद से 5वें नंबर पे जो आता है, 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो मान लीजिए
ये इतना प्रश्न दिया गया है। तो जो आप लोग मान लीजिए मुक्ति दूत काव्य खंड, मतलब जो आपके आधार पर गांधी जी की चरित्र चित्रण कीजिए, अगर जो आप लोग को मालूम है तो ये कीजिए। मतलब इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, तो एक ही का मेवाड़ मुकुट का अगर जो मालूम है तो मेवाड़ मुकुट कीजिए, ज्योति जवाहर पढ़े हैं तो ज्योति जवाहर कीजिए, मतलब कर्ण का पढ़े हैं, मातृभूमि पढ़े हैं, तो मतलब आप लोग को इसमें से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। उसके बाद से आप लोग छठे पे आ जाएंगे, तो छठे नंबर पे आप लोग को मिलेगा, दिए गए लेखक में से किसी किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो एक जीवन परिचय अच्छा से आप लोग को चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए, या शंकर प्रसाद का लिखिए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखिए, किसी एक का मतलब लिख दीजिए। उसी प्रकार कवि में आ जाएगा, तो कवि में भी सेम सेम रहेगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो तुलसीदास का कर दीजिए, या सुभद्रा कुमारी चौहान का कर दीजिए, या बिहारी का कर दीजिए, मतलब एक ही करना है आप लोग को। 5 अंक मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद से आप लोग को 7वें नंबर पे दिया जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में, मतलब वो श्लोक जो है कभी आया ना हो। ठीक है। मतलब इसमें उसका मतलब कोई प्रश्न बनाया नहीं गया हो, अलग श्लोक है, वो आप लोग को लिख देना है, 2 अंक मिल जाएंगे आप लोग को। उसके बाद से 8वें नंबर पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आप लोग को देना है। ज्ञानम कुत्र संभवती, तो मतलब इसको आप लोग को संस्कृत में दे देना है 2 प्रश्नों को, आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से 9वें नंबर पे आप लोग को आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध बहुत जरूरी है, निबंध इसमें अच्छा पूछ देता है। आतंकवाद पे लिख दीजिए निबंध, वृक्षारोपण पे लिख दीजिए, मेरे प्रिय कवि पर लिख दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो ये हाई स्कूल का यानी 10वीं का मॉडल पेपर है वो आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्त भी आप लोग को देखें, और मतलब पेपर उन लोगों को समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।